लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स अभी मैं आपको थ्योरी वाला पोर्शन नहीं कराऊंगा, थ्योरी वाला बाद में कराया जाएगा। आपको 11th में थ्योरी आई थी एग्जाम में, बहुत सारी आई थी एमसीक्यू पैटर्न में या सेशन में। 12th में भी आएगी पर एज कंपेयर टू बहुत कम आएगी। 11 में 40% स्कोर थ्योरी का था, अब 10% रह गया। सिर्फ 80 मार्क्स में सिर्फ 8 मार्क की थ्योरी है, बाकी प्रैक्टिकल्स है। और वो थ्योरी भी ऐसी है कि अगर आप लर्न नहीं भी करोगे तब भी आपको आती होगी। तो इस साल हमें ज्यादा काम प्रैक्टिकल्स में करना है। दो रीजन से, एक एग्जाम में प्रैक्टिकल ज्यादा आना है, सेकेंड रीजन है एंट्रेंस। आपका 12th के बाद डीयू के लिए सीयूटी चलेगी और आईपी के लिए सीईटी चलेगी। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग आईपी मैट चलेगा, आईआईएम यूनिवर्सिटी के लिए। तो सबके एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो 12th का सिलेबस है, प्लस जो 12th का 2 साल से पोर्शन डिलीट हुआ है वो, जो मेरी बुक में तो है, मेरी पुरानी बुक है, आपकी बुक में नहीं है। तो 12th का जो डिलीटेड पोर्शन है वो, प्लस जो आप अब पढ़ रहे हो। तो आपको दो तरीके के लिए पढ़ना है। एक तो आपका टारगेट है बोर्ड में अच्छे मार्क्स, सेकंड आपका टारगेट है एंट्रेंस। अगर 12th की पढ़ाई अच्छे से पूरा साल ढंग से पढ़ ली तो एंट्रेंस की आपकी डोमेन सीईटी का रेडी पड़ा हुआ है। उसमें चैप्टर कटे हुए हैं, आपको वो पढ़ने पड़ेंगे एक्स्ट्रा बाद में। उसमें कुछ चैप्टर की वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बाकी आपको सही जगह ट्यूशन लगानी पड़ेगी, बता दूंगा कहाँ लगानी है, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी। एंट्रेंस की तैयारी, क्योंकि किसी ने डीयू में जाना है, किसी ने कहाँ जाना है, किसी ने कहाँ जाना है। तो अगर 12th खराब होगी, खासकर मैथ सीखो और अकाउंट्स, तो एंट्रेंस खराब हो जाएगी आपकी। क्योंकि एंट्रेंस में आपको ना कोई भी जो कोचिंग वाला होगा वो आपको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाएगा कि मैं तेरे को पूरी मैथ सिखाऊं, पूरी अकाउंट सिखाऊं। वो कहेंगे आप जहां से पढ़ के आए हो हम उसी को वो करेंगे, पॉलिश करेंगे बस। तो आपको अगर आता ही नहीं होगा तो पॉलिश वो क्या करेगा, समझ रहे हो। तो 12th में फोकस करना है, इसलिए एंट्रेंस अच्छी होगी, वरना एंट्रेंस खराब हो जाएगी। और एंट्रेंस बिगाड़ तो कॉलेज आपको मैं पता कैसा बिगाड़ सा बनेगा। ठीक है जी, स्टार्ट करें। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था। तो फाइनल अकाउंट्स में हमने कितने अकाउंट्स बनाए थे? ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसमें हमने एक पैटर्न फॉलो किया था। हमने बाकी कोचिंग्स का मेरे को नहीं पता, हमने क्या किया था, हमने स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स बनाए कि साथ में बना के उसको फिल इन किया था। साथ में बनाए थे। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट इकट्ठी बनाई थी। जैसे जैसे हमको आइटम्स मिल रही थी हम उसमें डालते गए, एडजस्टमेंट्स हमने डबल एंट्री करनी होती थी। तो ये पूरी बुक उसी पैटर्न पे बेस्ड है। यहाँ पे भी आपको अकाउंट्स बनाने हैं जो आपको फंडामेंटल चैप्टर में सिखाए जाएंगे। फंडामेंटल वर्ड्स का मतलब है कि प्रिंसिपल्स की। ये पार्टनरशिप, बुक का नाम क्या है? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज नॉट अ कंपनी, ये आपको पहले पता होना चाहिए। पार्टनरशिप अलग होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप अलग होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने 11th में पढ़ी थी, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। अब आपकी पूरी बुक का क्या कंसेप्ट है? पार्टनरशिप। 40 मार्क्स की बुक आएगी आपके बोर्ड्स में, सिर्फ पार्टनरशिप के अकाउंट्स हैं इसके। फिर आपकी जो बुक 2 है उसका पार्टनरशिप से इस बुक से कोई लेना देना नहीं है, वो कंपनी अकाउंट्स है। कंपनी कितने बंदों की होती है? एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है। पब्लिक में मैक्सिमम कितने होते हैं? अनलिमिटेड। मिनिमम कितने होते हैं? 7। गुड, ये बीएससी पढ़ा था हमने, ठीक है ना। और उसके बाद प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 2 और मैक्सिमम 50। तो आपकी पब्लिक कंपनी की बुक है वो सेकेंड वाली। उसमें आपके पास 3 चैप्टर आएंगे, शेयर, डिवेंचर एंड स्टेटमेंट्स। तो शेयर डिवेंचर पब्लिक कंपनी में होने चाहिए, तो वो आपको सिखाए जाएंगे, उसके ऊपर पूरी अकाउंट सिखाई जाएगी आपको। जो थर्ड बुक है वो भी कंपनी की, फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में। वो अगर सेकंड आती होगी ना तो थर्ड पढ़ाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो स्कूल्स, जो कोचिंग वाले थर्ड पहले पढ़ाते हैं ना, उसमें दिक्कत ये आती है, कुछ उसमें टर्म्स है जो बच्चों को पता ही नहीं होती और वो हमें इतनी मुश्किल से समझानी पड़ती है। लेकिन जब मैं सेकंड बुक करा के आपको थर्ड बुक भेजूंगा, आपको सारी आती होगी। 11th पढ़ के 12th पढ़ेंगे तो मजा आएगा ना, कि 12th पढ़ के 11th पढ़ेंगे। तो स्टेज होती है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। सेकंड बुक करने के बाद जब मैं थर्ड बुक पे आऊंगा ना, आपको पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी आते होंगे, 3 चैप्टर आते होंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट करना है उसको। तो लेकिन जब थर्ड बुक करके सेकंड बुक पे आओगे तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, वो सीखना ही पड़ेगा, टाइम डबल वेस्ट होता है। तो ये स्कूल को समझ नहीं आती, मेरे को पता नहीं क्यों कई स्कूल्स करते हैं ऐसे, रेयर है, 9-10% स्कूल्स है,
लेकिन वो उनको ड्रॉबैक बाद में देना पड़ता है। पार्टनरशिप में क्या होगा, कितने पार्ट, फर्स्ट पेज निकालो, थोड़ी थ्योरी बता रहा हूं, मार्क कर लेना, लर्न नहीं करनी, खाली मार्क करनी है, रीड करनी है। लर्न कहां से करनी है, आपकी बुक में पीछे स्कैनर होगा, चेक करो, लास्ट में स्कैनर होगा, ये देखो, दिख रहा स्कैनर, बुक में ही होगा, पीछे ऊपर देखो, स्कैनर, ये देखो ऐसे लिखा होगा स्कैनर। अरे स्कैनर, बहुत सारे पेजेस होंगे स्कैनर के, नहीं लिखा, नहीं है। लेटेस्ट बुक किसके पास है, अगर स्कैनर हट गया है ना, पुरानी बुक के फायदे तो बड़ा नुकसान हो गया है। फायदे के सर में खुद ने अरे है जो आपके लिखा ना, पास्ट एग्जामिनेशन एंड, ये स्कैनर ही है, बस पुरानी बुक में इसको स्कैनर लिख दिया, इसको वो लिख दिया, पीई लिखा हुआ ना। तो अब ये स्कैनर जो आपके पास है ना, ये दो तरीकों से दिया हुआ है, एक प्रैक्टिकल्स होंगे और पीछे पीछे जाते रहोगे, एक थ्योरी का स्कैनर भी है, दिख रहा है, ये थ्योरी का स्कैनर है। और नई बुक में ना, नहीं, पुरानी बुक के नुकसान, नई बुक का जो स्कैनर है उसमें सर्शन रीजनिंग एमसीक्यू ऐड कर दी है ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, ये है पास्ट एग्जामिनेशन एंड सैंपल पेपर्स क्वेश्चंस, ये स्कैनर है। आपको जो थ्योरी याद करनी है वो यहीं से याद करनी है, सारी की सारी, आपका सारा काम इस थ्योरी में हो जाएगा। एक मिनट, ये आपके ना स्कैनर के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पहले एमसीक्यूज है, फिर असर्शंस है, फिर क्या है, शॉर्ट आंसर। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में दिए हैं जो बोर्ड्स में कभी ना कभी आ रखे हैं और रेगुलर आते हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, पूरी बुक में से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। फर्स्ट पेज निकालो पार्टनरशिप चैप्टर का, सीधा निकालो आप एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, मिला। यह काम करो, फर्स्ट पेज निकालो, पहले पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 मिला। ये सेक्शन याद करना, ये एमसीक्यू में आता है। सेक्शन कौन सा है, 4, और ईयर कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट कब हुआ था, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ये सब एमसीक्यूज है आपके, हर लाइन में एमसीक्यू छुपा हुआ है, दिख गया। डेफिनेशन मार्क करो, वेरी जो बुक लेनी है तो न्यू खरीदनी है, इको की आप पुरानी खरीद सकते हो, मैथ्स के पुरानी ले सकते हो, बट अकाउंट्स की नहीं ले सकते आप, वो क्वेश्चन शफल्ड होंगे आपके। अभी रुक तो, वेट कर, 5-6 दिन रुक। हमारे स्कूल में मैम ने ना इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की ना टीएस ग्रेवर और एनसीईआरटी दोनों लेने को बोला, और अकाउंट्स की तीनों को, किसकी अकाउंट्स की, टीएस एनसीईआरटी, ठीक है, आगे टीएस ग्रेवर की तीनों, टीएस ग्रेवर की और तीनों एनसीईआरटी की, तो अच्छा, और इको में भी यही सिस्टम बना हुआ है। तो मतलब इको में क्या बोला है इनको कि संदीप का लो दोनों की वो और दोनों की एनसीईआरटी। अभी आप ना इको की एनसीईआरटी परचेज करो ना अकाउंट्स की, वेट कर लो, देखो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, पढ़ाते ही नहीं, जब आपको खाली खरीदवाएंगे, ठीक है। अगर वो परचेज करवाते हैं तो आप मत खरीदना, आपका गाइड ऐप है उसमें पीडीएफ है पूरी, हमें भी स्कूल वालों ने भेजी है, उसमें पूरी प्रॉपर इनबिल्ट पीडीएफ है, क्वेश्चन आंसर भी, सॉल्यूशन सब कुछ है, सॉल्व एनसीईआरटी है उसके अंदर। बाहर से क्यों खरीदनी, पैसे क्यों वेस्ट करो, फ्री ऐप है हमारे पास, ठीक है। संदीप कर लेनी पड़ेगी, टीएस कर लेनी पड़ेगी, इसकी ऐप नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक बार डेफिनेशन जो लिखी है पढ़ लो एक बार अपने आप, क्या लिखा है, नेल पढ़ियो। ये सेम चीज हमने कहाँ पढ़ी 11 में, बीएससी में पूरा ढंग से पढ़ा था कि नॉमिनल पार्टनर भी था, पार्टनर एस्टोपल भी था, सब कुछ था, वो सारा हमारे पास अब काम नहीं आना, वो थ्योरी थी, खत्म होगी। हमने यहाँ पे पार्टनरशिप के क्या सीखने, ओनली ऑन अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप के अंदर नेक्स्ट पेज पे देखो, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की दो और मोर क्या होंगे, पार्टनर्स होंगे, एग्रीमेंट, इसको हाईलाइट करो और पढ़ो, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा आज। एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट का नाम क्या है, पढ़ के बताओ मेरे को, क्या है ये डीड, पूरा चैप्टर पूरी बुक इस डीड पे डिपेंड है। डीड के अंदर फॉर्म का नाम होता है, पार्टनर्स है,
के नाम पे है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ये मेन चीज। गवर्न करते हैं partner। पार्टनरशिप डीड में नंबर ऑफ पार्टनर्स लिखे होंगे और उनका सबसे इंपॉर्टेंट लिखा होगा PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? अगर डीड, अब ये बताओ क्या डीड कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। वी कैन स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट अ डीड ऑल्सो। हम एक वर्बल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं या एक लिखित एग्रीमेंट होगा, बट वो एफिडेविट जो कोर्ट से हम नोटरी अटेस्ट कराते हैं वो नहीं होगा। जब तक कोर्ट की अटेस्टेशन नहीं होती तब तक वो डीड नहीं बनती। हमने कागज पे लिख लिया या वर्बली डिसाइड कर लिया कि हम 3 पार्टनर्स है, 1:1:1 मतलब इक्वल, 1:1 मतलब इक्वल पार्टनर्स, या 3:2:1, तो हमने डिसाइड कर लिया। तो हमने ये डिसाइड किया विदाउट डीड और इन तीनों ने डिसाइड किया विद डीड। बेनिफिट किसको ज्यादा? क्या? एक एक करके। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो डीड एक एविडेंस होगा कि हम डीड को ही फॉलो करेंगे, और अगर डीड नहीं है तो लड़ते रहो केस क्योंकि फिर तो झूठ मुकर गया जो भी कुछ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमको इस चैप्टर या पूरी बुक में सीखना है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और वो कौन डिसाइड करता है? डीड। और अगर डीड नहीं है तो फिर वर्बली। तो हमको क्वेश्चन तब इस बुक में अटेम्प्ट करने को लिखा होगा डीड है तो क्या करना है, डीड नहीं है तो क्या करना है, वो आज ही सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है जी। फिर लॉ ऑफ फुल प्रॉफिट शेयरिंग, ये तो सबको रीड करना है। एक आगे राइट्स टू पार्टनर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। राइट्स टू पार्टनर ये घर पे पढ़ना है और अगर कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछना है। राइट्स ऑफ पार्टनर में एक MCQ बन के आता है, ये आपको बोला जाएगा कि 2 राइट्स लिख दो, ठीक है, लेकिन रेयरली आता है, पर रेयरली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट था, एक था सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 साल, सेक्शन नंबर 4 और राइट्स ऑफ पार्टनर। ये 3 बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स। ठीक है। अब ये डीड के अंदर बहुत सारा सामान लिखा हुआ है, ये आपको टच भी नहीं करना, लर्न भी नहीं करना, देखना भी नहीं है, मैं आपको वैसे ही पढ़ा दूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वगैरह लिखा है ना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, दिख रहा है, मैटर्स एंड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा आज। ठीक है। ये ध्यान से समझना है, इसके बाद मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा और आपके बुक में क्वेश्चन है भी इसके ऊपर। कौन से मैटर्स, अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो क्या होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रिवेल करता है। अगर डीड होगी तो डीड प्रिवेल करेगी, ये प्रिवेल नहीं करेगा। बट अगर किसी फर्म में पार्टनर्स में लड़ाई होगी किसी भी बात को लेके, वो बात हम यहां लिखेंगे कौन से मैटर पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और अगर डीड नहीं है तो कोर्ट जो फैसला करेगा वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर जो प्रोविजंस है वो मानी जाएगी, पार्टनरशिप की बात नहीं मानी जाएगी। एक सेकंड रुकना जी। तो ऐसे कौन से मैटर्स हैं जहां पे डीड अप्लाई होगी? अगर डीड है तो हर जगह डीड अप्लाई होगी, और डीड नहीं है तो कोर्ट किसी पार्टनर को इंपॉर्टेंस नहीं देगी, वो कहेगी तुम जो मर्जी बोलते रहो, हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है वही फॉलो करेंगे, उसका कुछ फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन क्या होती है, क्या लिखा है? पहले हम करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर डीड में है तो एज पर डीड होगा। आपको कुछ करने के, आपने डिसाइड किया 3:1, उसने 1:4, इसने 4:5:1, कुछ भी डिसाइड करा होगा, कोर्ट उसके लिए वो नहीं कहता कि आपने क्यों डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया, आप डीड बनवा लिया, वो पक्का हो गया। अगर आपको चेंज करना है, आपका 3rd चैप्टर बुक में है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, वो लीगली चेंज होगा, वो नई डीड बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होगा? इक्वली। जितने पार्टनर्स हैं 1:1 में शेयर होगा। अब मान लो डीड नहीं है और इन तीनों की लड़ाई होगी, वो कहता है कि मैंने 10 लाख लगाए हैं, इसने 2 लाख, इसने 5 लाख, तो वो कहता है मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैंने ज्यादा पैसे लगाए हैं। ठीक है, लड़ाई होगी, वो कहता है हम नहीं देंगे,
हम तो इक्वली देंगे या हम इतने में देंगे। कहाँ पहुंचे? कोर्ट में। कोर्ट बोल रहा है डीड है नहीं है तो क्या करो? इक्वली। चाहे तूने 10 लाख लगाए से 2 लाख लगाए, तेरे को प्रॉफिट डिस्काउंट इक्वली मिलेगा एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एनी डाउट्स? पक्का? बेटा पोस्ट वाइज स्टेट मत करना, कुछ पूछना है? क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग, डीड नहीं है तो जितने मर्जी ज्यादा कैपिटल हो, कम कैपिटल, नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, कैसा भी पार्टनर हो, सबको इक्वल रेशियो में ही बांटा जाएगा। इंडियन पार्टनर कोर्ट आपकी बात सुनेगा ही नहीं, आपका केस ही नहीं लेगा, सीधा बोल देगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ले जाओ और लगा दो, सिंपल। कोर्ट में केस लेने से पहले कोर्ट में ना एक सुनवाई होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, उसमें जज ये डिसाइड करता है कि केस एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो दोनों लॉयर्स, दोनों साइड के लॉयर्स आते हैं, वो बात रखते हैं कि केस लो, एक कहता है केस मत लो। तो जब इस तरह केस जाता है तो कोर्ट में केस लिया ही नहीं जाता, सीधा बोलते हैं आईपीए लगाओ, काम खत्म। क्यों लड़ना केस? कोर्ट का टाइम वेस्ट क्यों करना? ये रेशियो डिसाइड कैसे? वो पार्टनर्स अपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट से करते हैं, कोई कैपिटल से करता है, भी कैसे करते हो, कैसे करता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है। फिर डीड बन गई तो पक्का ठप्पा लग गया, नहीं बने तो इक्वली, फिर लड़ते रहो जो मर्जी करो। सेकंड आपका लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इन्वेस्ट किया किसने इन्वेस्ट किया? पार्टनर पार्टनर ने जो बिजनेस को पैसा दिया वो क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल। तो हमने 11th में पढ़ा था कैपिटल को कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ डैश ऑफ द फर्म, लायबिलिटी ऑफ। क्यों करते हैं? बिजनेस को पैसे बिजनेस की लायबिलिटी होती है ना from private तो बिजनेस को एक दिन, जिस दिन पार्टनर वो छोड़ के जाएगा फर्म, उस दिन उसको। तो आपके पास ना इस साल पता है कौन सी चैप्टर है? एक तो ये फंडामेंटल्स में सिंपल पार्टनरशिप सिखाई जाएगी। सेकंड चैप्टर गुडविल का है, गुडविल ऑफ द फर्म। थर्ड चैप्टर अगर फर्म चलते चलते इन बिटवीन पीएसआर को, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करना है तो क्या होगा, क्या कंडीशंस हैं, वो सिखाया जाएगा। उसके बाद चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर 3 पार्टनर से चौथा आना चाहता है तो सब कुछ, पूरे अकाउंट्स नहीं बनते हैं, पूरी फर्म नहीं बन जाती है, वो सिखाया जाएगा। फिर 4 पार्टनर से एक रिटायर हो गया तो फिर पूरी फर्म नहीं बनेगी, फिर सारे अकाउंट्स नहीं बनते हैं, वो सिखाया जाएगा। फिर 4 थे, एक मर गया, सडनली डेथ होगी, फिर नई फर्म बनेगी। लास्ट आपका चैप्टर बनेगा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म जब बंद कर रहे हैं तो कौन से अकाउंट्स बनते हैं। इन सब केसेस में डीड चेंज होती है। डीड चेंज होगी, अकाउंट चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा, ठीक है। और डीड नहीं है तो वैसे ही अकाउंट चेंज होंगे। डीड का काम सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में आएगा, बाकी चैप्टर में नहीं आएगा। बाकी में क्वेश्चन डायरेक्टली डीड या विदाउट डीड दिए होंगे, आपको उससे मतलब नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी देती है कि पार्टनर देता है? कंपनी। किसको देती है? क्योंकि पार्टनर से कंपनी को कैपिटल दिया, कंपनी उसको बदले में क्या देगी? इंटरेस्ट। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? हमने 11th क्लास में एक चैप्टर था प्रोविजन एंड रिजर्व्स, उसमें हमने चीज पढ़ी थी कि रिजर्व क्या होता है और प्रोविजन क्या होता है। एक होता है एप्रोप्रिएशन और एक होता है चार्ज। कुछ याद है? एक एक करके। चार्ज प्रोविजन होता है, आईओसी चार्ज है, करना ही करना क्योंकि है। प्रोविजन तो सर देना ही पड़ेगा ना, चाहे लॉस वही में चार्ज है। देना ही पड़ता है। जो एप्रोप्रिएशन होता है वो जब लॉस होता है हम प्रोवाइड नहीं करते। इन केस ऑफ लॉसेस हम, तो जो रिजर्व था वो एप्रोप्रिएशन था, अगर लॉस होगा तो हम रिजर्व नहीं देते थे। और अगर जो चार्ज होता है वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही पड़ेगा। क्लियर है भाई साहब? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? चार्ज की एप्रोप्रिएशन, क्यों देते बिजनेस? दोनों होते हैं। तो वो आपका क्वेश्चन बताएगा। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी के ऊपर होगी कि इसके 6 केस हैं। चार्ज होगा तो क्या करना है, एप्रोप्रिएशन होगा तो क्या करना है, एप्रोप्रिएशन के अंदर फिर अलग अलग केस आएंगे तो क्या करना है, वो आपको सिखाया जाएगा। पूरी 1 से 2 क्लास खाली आईओसी कैलकुलेट करने के ऊपर है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल हम बात करेंगे अगर डीड है तो आईओसी देनी है कि नहीं देनी, वो डीड बताएगी। अगर डीड कहती है आईओसी दो या चार्ज एप्रोप्रिएशन लगाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर डीड नहीं है तो आईओसी नहीं देते, लड़ते रहो, देनी नहीं है, ना चार्ज ना एप्रोप्रिएशन, देंगे ही नहीं। पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ डीड। क्लियर हो गया? जब कंपनी को तुम मालिक बन के पैसा देते हो और कंपनी से क्या ले लेते हो? इंटरेस्ट।
तो जब तुम कंपनी से ड्राइंग्स निकालते हो तो कंपनी भी तो वापस इंटरेस्ट मांगेगी ना। तुम्हारा पैसा तुमने इंटरेस्ट ले लिया, तुम जो पैसा निकाल रहे हो वो तो कंपनी का पैसा है ना। तो कंपनी इन रिटर्न क्या मांगती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी। अगर डीड है तो एज पर डीड देनी है चाहे नहीं देनी। अगर डीड नहीं है मत दो, देंगे ही नहीं। लड़ते रहो, जो मर्जी करते रहो, किसी पार्टनर को ड्राइंग्स के बदले इंटरेस्ट नहीं मिलेगा या देना नहीं पड़ेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा बेसिकली। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन दो तरह का होता है, एक लोन बाय पार्टनर और एक लोन टू पार्टनर। कंपनी ने पार्टनर से लोन लिया है तो वो क्या होता है? लोन बाय पार्टनर। तो ये जो मैं आईएल की बात कर रहा हूं ये लोन बाय पार्टनर की बात कर रहा हूं, लोन टू पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये वाला इंटरेस्ट और कंपनी को मिला, कंपनी देगी, कंपनी देगी क्योंकि लोन कंपनी ने लिया है। लोन बाय पार्टनर मतलब पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया तो लोन कंपनी दे, इंटरेस्ट कंपनी देगी। तो कंपनी के लिए क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है, लायबिलिटी नहीं, एक्सपेंस। एक्सपेंस कंपनी का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एज पर डीड तो हम एज पर डीड देंगे, अगर यहां पे होगा तो 6% देंगे पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम। और इसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये एप्रोप्रिएशन नहीं बन सकती। चार्ज हमेशा कहां आएगा? ये चार्ज। तो ये इसलिए लिखवाया क्योंकि आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तेरे को पता है क्या इंपॉर्टेंस है आज चार्ज की? क्या? वो तो देना ही पड़ेगा ना अकाउंट्स में। दो फॉर्म में होते हैं ना, बिफोर चार्ज नहीं होता, वो नहीं, तो मैनेजर कमीशन पे चार्ज होता है। जो चार्ज होते हैं ना चीजें, इस चैप्टर में हमने पहला अकाउंट जो बनाना सीखना है, उस अकाउंट का नाम क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो आइटम चार्ज होती है वो उस अकाउंट में आती नहीं है। हाँ, वो मैम ने सिखाया, एमआरआई को प्रॉफिट से माइनस हो जाता है इनर कॉलम में। हाँ। जो आइटम चार्ज होती हैं, जो भी आइटम इस चैप्टर में हम चार्ज पढ़ेंगे वो आइटम पता कौन से अकाउंट में आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये चार्ज है। और बाकी जो एप्रोप्रिएशन होंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो एप्रोप्रिएशन होंगी वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी। जैसे ये एप्रोप्रिएशन है, ये एप्रोप्रिएशन है, ये कहां पे आएंगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चार्ज कहां पे आएगी? ओनली पीएनएल अकाउंट में, जो हमने 11th क्लास में सीखा था। उस अकाउंट की सारी आइटम चार्ज थी, रिजर्व को छोड़ के, मैनेजर कमीशन को छोड़ के, बाकी सब क्या था? चार्ज था। इस साल हम क्या सीखेंगे? पहला अकाउंट क्या सीखेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी के अंदर इस चार्ज की एंट्री हम एज एन एडजस्टमेंट कर देंगे। मतलब हमने ये बनाना सीखना ही नहीं है। कई स्कूल में सिखाते हैं, बुक में भी है, पर हम नहीं सिखाएंगे, हम शॉर्टकट सिखाएंगे कि वो चार्ज वाली आइटम का एप्रोप्रिएशन वाली आइटम पे क्या फर्क पड़ता है। हमको उस फर्क से मतलब होना चाहिए। पहले कौन सा बनता है? पीएनएल की पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल बनेगा। उसके बाद कौन सा बनता है? एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल की जो आइटम एप्रोप्रिएशन को फर्क करती होंगी, हमको सिर्फ वो आइटम यूज करनी है, वो हम एप्रोप्रिएशन के अंदर ही यूज कर लेंगे, इनर कॉलम में। हमको अलग से पीएनएल अकाउंट बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई डाउट है? कंफ्यूज तो नहीं हो गई? चार्ज आता है पीएनएल अकाउंट में, वो हम नहीं बनाएंगे, इनर कॉलम में लिख देंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम सिर्फ एक अकाउंट सीखेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाद में देखेंगे बैलेंस शीट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है? यस। सिखाता हूं। अगर ये चार्ज है तो ये पीएनएल अकाउंट में आएगी, टू साइड बाय साइड, टू साइड। सारे खर्चे कहाँ आते हैं? टू साइड। जब ये टू साइड आएगी, ये हमारा पीएनएल का जो आंसर नेट प्रॉफिट आता था उसको कम करेगी, ज्यादा करेगी? कम कर देगी। तो इसके आने की वजह से नेट प्रॉफिट क्या हो गया? कम। और वही नेट प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्टिंग में यूज करना है, तो वो कम प्रॉफिट होगा। तो हमको प्रॉफिट वो जो कम करना है, हम यहां पे इनर कॉलम में कम कर देंगे। उस आइटम ने प्रॉफिट कम किया या बढ़ाया, तो हम यहां पे कम या बढ़ा देंगे, बस इतना सा काम करना है।
जितने एक्सपेंस हम माइनस कर देंगे, जितनी इनकम हम क्या कर देंगे इनर कॉलम में ऐड कर देंगे, हमारा चार्ज का चार्ज लग गया, हमें अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो जब मैं बढ़ाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, पांचवा क्या रह गया इसमें, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उनको क्या मिलती है, सैलरी, और उनको सैलरी वेजेस भी वेजेस तो नहीं मिलते, खैर सैलरी मिलती है। पार्टनर कंपनी का मालिक होता है तब भी सैलरी लेता है वो। ठीक है, उसके अलावा उसको रेंट मिलता है कई बार। तो जितने भी चीजें पार्टनर को मिलेंगी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, वो सारी डीड में जैसा लिखा होगा वैसे मिलेंगी, और डीड नहीं होगी तो मिलेंगी ही नहीं, मांगते रहो मिलेंगी ही नहीं। क्लियर? एडमी क्या, पार्टनर को सैलरी एब्सेंस ऑफ डीड में नहीं मिलेगी, रेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, कमीशन भी नहीं मिलेगा। रेम्यूनरेशन में क्या क्या आता है, सैलरी, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्टनर को ऊपर की कमाई नहीं मिलेगी, सिर्फ जो प्रॉफिट मिलना है वही प्रॉफिट मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई नया पार्टनर अगर ऐड ऑन होना है तो जो डीड में प्रोविजन होंगी वो वैसे यूज होंगी, और अगर डीड नहीं है तो एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर हम 3 पार्टनर हैं, अमन कहता है कि मेरे को अपनी फर्म में ले लो, ये दोनों मान गई हैं कि हाँ ले लो सर कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा है, मैं कह रहा हूं मैं नहीं लूंगा। एक पार्टनर मना करे, 2 मान गए तब भी वो नहीं आ पाएगा। ऑल पार्टनर्स, ऑल मेन मुद्दा यहाँ पे, सारे मानेंगे तो नया पार्टनर विदाउट डीड आ सकता है, लेकिन अगर सारे नहीं मान रहे, एक पार्टनर भी अड़ गया कि इसको मेरे को नहीं लेना, तो वो नया पार्टनर कंपनी में नहीं आ सकता। और डीड में क्या प्रोविजन है, वो पूरा चैप्टर ही है हमारे पास, वो पूरा अकाउंट्स बनते हैं, पूरी डीड नहीं बनती है, फुल चैप्टर है। इसको आपने नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हो, बुक में मार्क करना है बुक में मार्क करो। मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन करो, क्योंकि बुक आप बाद में पढ़ोगे नहीं, लेकिन नोट्स आपके पास काम आएंगे। और रजिस्टर्स ऐसे बनाना कि बाद में गुमे ना, ये रजिस्टर्स बहुत काम आने हैं आपके आगे जाके, खासकर ये चैप्टर सब भूल जाते हैं। इसका रीजन बताऊं, जो चैप्टर नंबर 3 है ना, 3, 4, 5, 6, 7 सब एक जैसे हैं, उनका फॉर्मेट भी कैसा है, उनका तरीका भी है, वो आपस में रिवाइज करता रहता है। फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अलग है, सब भूल जाते हैं उसको, तो उसको बाद में रिवीजन के लिए आपको मेरी जरूरत ना पड़े, वो रजिस्टर्स के नोट इतने अच्छे बनाओ कि खुद का रिवीजन रजिस्टर ही काम आ जाए। ठीक है जी, लोन टू पार्टनर प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो लिखना भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। चलो जी, मैं क्वेश्चंस पूछूं, क्लियर है, आ रहा है पूरा? गाड़ी की से स्टार्ट करेंगे। 2 पार्टनर्स हैं पी एंड क्यू, ठीक है, उनके पास डीड नहीं है, वर्बल ओरल एग्रीमेंट है। नाउ उन्होंने कुछ एग्रीमेंट आपस में करने थे, उन्होंने कर लिए, बता दो कौन से। उनका सैलरी पे एग्रीमेंट है कि जो पी है, पी को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ, सिर्फ पी को। ये उन्होंने वर्बली एग्री किया था कि पी को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, 10,000 पर मंथ, मतलब एक साल में कितनी होगी, 1,20,000। एक जीरो की प्रॉब्लम अभी तक चल रही है यार, 2 साल हो गए। ठीक है, अब उनका आ गया डिस्प्यूट। जो क्यू है, क्यू कहता है, क्यू डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज पी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। क्यू कहता है कि मेरे को जो कमीशन मिल रही है वो लोअर है, तो जितनी सैलरी पी को मिल रही है मेरे को भी उतनी दो। तो इस डिस्प्यूट में क्या होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा बोर्ड्स में, दोनों को नहीं मिलेगी। तो आंसर कैसे लिखोगे आप, According to क्योंकि because they do not हैव अ पार्टनरशिप डीड, they will be treated according to the Indian Partnership Act 1932, which says that no one will get any salary commission. बिल्कुल सही। अब 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। A has contributed more capital than other partners
and demand interest on capital at 10% per annum. But B and C do not agree with him. Dispute resolve करो. पार्टनरशिप की है किसी में नहीं है. अब so you will not get interest on capital as per the Indian partnership. नो मतलब पता नहीं कितना मिलेगा. अर्थ ऑफ B devotes full time in the business and demands a salary of 5,000 per month. But A and C do not agree with him. क्या रिजॉल्व होगा इसका? डीड किसी में नहीं है, बिल्कुल है, उसको सैलरी नहीं मिलेगी, नो सैलरी. C demands interest on loan of rupees 50,000 given by her at the market rate of interest at 12% per annum. C ने कंपनी को 50,000 का इंटरेस्ट का लोन दिया हुआ है, उस पर वो इंटरेस्ट मांग रही है 12% पर एनम. अब डीड नहीं है, उसको मिलेगा बट कितना मिलेगा? 6%. तो आपको बताना है वो कितना बैठ रहा है. कितना बैठ रहा है वो? 50,000 का. ओरल 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 3,000. 2 0 उठाओ, 6 मल्टीप्लाई करो, खत्म. ठीक है, ओरल सीखनी है बेटा. अगर ये है तुम लिख के करोगे ना, बहुत कुछ लिख के आने वाला है, तो कम से कम परसेंटेज कैलकुलेट हमने कोशिश करने की ओरल करें. हाँ, कोई बहुत परसेंटेज पॉइंट्स में आ रही है तो मजबूरी है, अदरवाइज वी शुड कैलकुलेट ओरली ओनली. ठीक है, आगे है जी अमन. ए हैज विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म ऑन हिज पर्सनल फॉर हिज पर्सनल यूज. क्या बात हो गई है? ड्राइंग्स. B and C demand that interest on drawing should be charged at 10%. No interest on drawing will be given to anyone. ये आपका आंसर है. क्या नाम है? मायशा. Profit before taking into account any of the above claims. वो कितना था? 50,000. At the end of first year of the business. A demand शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, कि जिस रेशियो में कैपिटल बांटी है उस रेशियो में प्रॉफिट बांट दो. क्या होगा? वो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आर्जा बताएगी. 50,000 कैपिटल है, किस रेशियो में करना चाहिए? इक्वल. तो किसको कितना कितना मिलेगा? 50,000 है. हम 50,000 को बांटेंगे. हमने 50,000 में से 6,000 एक नेहल वाला इंटरेस्ट पे तो दिया. तभी मैंने कहा था कि इंटरेस्ट का अमाउंट बता. कितना अमाउंट आया था तेरा? 6% कितना? 3,000 आया था. तो 50,000 में से क्या चला गया? आईएल चला गया एक पार्टनर को. कितना रह गया? 47,000 बटेगा 3 पार्टनर्स में 1:1:1. वो कैसे बांटते हैं वो नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा. फिलहाल आपको वो नहीं आता. समझ आ गया? तेरे को 1 महीना हो गया अकाउंट्स पढ़ते हुए, तेरे को ये आना चाहिए ना. तूने आते ही बोला मेरे को आता है, तो तूने 3,000 लेस नहीं किए. सेम क्वेश्चन है, एबीसी चल रहा है. हाँ, तू रह गया. बी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन एज पार्टनर. सी ऑब्जेक्ट्स फॉर हिज प्रपोजल. तो उसका सन एडमिट होगा? नहीं. एग्रीमेंट ऑफ द्वारका जा आगे इंग्लिश चलो जी, आज की क्लास में इतना. कितने क्वेश्चन दिए मैंने? 4. वो आप ओरल भी कर सकते हो, रिटर्न भी, क्योंकि हमने ओरल कर लिया. ऐसे आपको क्वेश्चन देखने हैं, नीचे आंसर दिए हैं. आपको जोन सा पार्ट का आंसर समझ नहीं आ रहा घर पे, या आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, वो क्या करना है? आपने सर्कल करना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं डाउट्स पूछूंगा, आपने मुझसे डाउट लेने हैं. कोई चीटिंग हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं है. जो नहीं आया उसके लिए पूरी क्लास दे दूंगा मैं आपको, लेकिन आपने मेरे से पूछना है. जो जितना पूछेगा वो उतना सीखेगा. जितना आप पूछोगे उतना ही आप सीखोगे, बाकी सभी सीखेंगे. कहीं से देख दो कि होमवर्क तो हो जाएगा, बस सीखोगे क्या? फिर जब मैं टेस्ट लूंगा तो वो कहीं कहीं देख पाओगे तुम? कोई फायदा नहीं होता उस चीज का. तो कोई टेपा टोपा वाला काम नहीं करना, सिर्फ मेरे से पूछना है. मेरे से जितना आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, नए बच्चों को बता रहा हूँ, इनको तो पता है, ये बैठ रहे थे पूरा दिन. जितना आपको टाइम चाहिए उतना ज्यादा टाइम मिलेगा, पर आपको ऑनेस्टी से और डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है. ठीक है जी, कल मिलते हैं. जिनको मैथ्स के लिए आना है वो 340 आएंगे, जिनको इको के लिए आना है वो 430 आएंगे. ठीक है.